कि इन्हीं दंगों के आरोप में सस्पेक्टेड जिनके ऊपर आरोप है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ जी, आपके हाथ 84 के दंगों के खून में सने हुए होने का आरोप आपके ऊपर है। ऐसे या वैसे बीजेपी के निशाने पर पीसीसी चीफ कमलनाथ आ ही जाते हैं। इस बार बीजेपी ने 1984 में हुए दंगे के बहाने कमलनाथ को निशाने पर लिया और उनको 1984 के दंगों का आरोपी बताया। जाहिर है एमपी में इस वक्त माहौल चुनावी है, तो कमलनाथ को बीजेपी ने टारगेट पर लिया हुआ है। कमलनाथ की छवि पर वार कर बीजेपी चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका देना चाहती है। हालांकि कमलनाथ ने भी बीजेपी के आरोपों पर जवाब दिया है। मेरी 45 साल की राजनीति में किसी ने मुझे उंगली नहीं उठाई। दंगे हैं 84 के, कोई एफआईआर फाइल कर देता। जो भी घटना हुई वहां किसी ने एफआईआर फाइल नहीं किया। 85 में, 86 में, 79 में कोई एफआईआर नहीं। और इसके बाद एक आयोग बना, भारतीय जनता पार्टी ने आयोग बनाया था। वो आयोग ने कहा ये बेकसूर है। पीडी शर्मा अपने जो 2 नंबर के काम हैं उन पर इनको पर्दा डालने के लिए इन्होंने इसकी शुरुआत की है। कमलनाथ जी ने कहा है कि बीडी शर्मा अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तुम्हारी और दिग्विजय सिंह की, दोनों की कहता हूं मैं, एक लाइन जिस दिन निकाल देंगे ना, उस दिन मैदान में आकर के बहस होगी। अभी तो यही लग रहा है कि कमलनाथ ही कांग्रेस का मध्य प्रदेश में चेहरा होंगे। लिहाजा कमलनाथ पर बीजेपी का वार करना विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा समझा जा रहा है। वहीं कांग्रेस के दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें एमपी कांग्रेस के 10 टॉप लीडर शामिल होंगे। इस दौरान आला कमान के सामने शिकवे शिकायतें रखी जा सकती हैं। हालांकि कमलनाथ ही कांग्रेस का चुनाव में सीएम फेस होंगे, इसकी तस्वीर भी बैठक के बाद और साफ हो सकती है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, कमलनाथ को टारगेट करने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कमलनाथ को टारगेट किया जा रहा है? सवाल नंबर 3, बीजेपी को काउंटर करने के लिए कमलनाथ के पास क्या प्लान है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है नाथ की घेराबंदी। राजनीति में घेराबंदी का भी बड़ा मजबूत इतिहास होता है और बड़ी मजबूत स्ट्रैटेजी होती है, ख़ासतौर से उस राजनेता की जो कि चुनाव का केंद्र बिंदु होता है। यानी सत्ताधारी दल तो मुख्यमंत्री और अपोजिशन तो जो भी अपोजिशन का मुखिया है, संगठन का या नेता प्रतिपक्ष है, उसकी घेराबंदी। बीजेपी कांग्रेस के 2 प्रमुख नेताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है 2023 के चुनाव के लिए। बहुत स्वाभाविक रणनीति है। पहले नाम लिया गया 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह जी का और कहा गया कि 30 लाख युवा मतदाता, जिनको हम याद दिलाएंगे 2003 की, जब मध्य प्रदेश में बीजेपी का आरोप कि न सड़क, न बिजली, न पानी संकट से जूझता मध्य प्रदेश, और इसके लिए आरोपित दिग्विजय सिंह और उनकी स्मृतियों को, उस समय की स्मृतियों को हम इन मतदाताओं के सामने, युवा मतदाताओं के सामने रखेंगे कि विकास के मायने तो बीजेपी ने समझे हैं और बीजेपी ने उसे कर दिखाया। तो दिग्विजय सिंह जी आ गए। अब दिग्विजय सिंह जी के बाद जाहिर तौर पर कमलनाथ हैं। तो कमलनाथ जी के विरुद्ध जो मामला बीजेपी ने तलाशने की कोशिश की वो था 1984 के सिख राइट्स। और आपने देखा ही, वार प्रतिवार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने कहा कि अब बारी कमलनाथ जी की है, जगदीश टाइटलर हैं और नेतागण हैं और ये मामला सीबीआई जांच इंक्वायरी करके आगे बढ़ रही है, तो अगली बारी कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी ने कहा कि एक भी एफआईआर नहीं 45 साल की राजनीति में, और उनका ये भी दावा है कि बीजेपी ने जो कमीशन बनाया था सिख राइट्स की जांच के लिए, उसने भी उनको कोई भी इस मामले में आरोपों के दायरे में नहीं पाया और दोष मुक्त करार दिया है। तो फिर ये बात कैसी है? और उनका आरोप है कि वीडी शर्मा जी अपनी चीज़ों को छिपाने के लिए, पार्टी की तमाम चीज़ों को छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगा। यानी अब ये लड़ाई व्यक्तिगत मोर्चों की तरफ भी बढ़ रही है।
जाहिर तौर पर कांग्रेस भी पलटवार करेगी। वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और वी.डी. शर्मा जी और जो बीजेपी के आला नेता हैं उनके खिलाफ मोर्चाबंदी करेगी। तो ये दौरे मोर्चाबंदी जो है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए, उसकी शुरुआत दोनों तरफ से होने के आसार बहुत साफ तौर पर नज़र आने लगे हैं। बीजेपी ने तो ऐलान कर ही दिया है, अब कांग्रेस का भी देखते हैं कि क्या रुख और सामने आता है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब। बहुत धन्यवाद। अब्बास हफीज़ साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के, बहुत ही ज़हीन पॉलिटिशियन हैं डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी की तरह ही, और उनके अनुज भी हैं, बहुत आपका भी इस्तकबाल। जयप्रकाश पाराशर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। जयप्रकाश जी, किस तरह आप देखते हैं ये जंग अब व्यक्तिगत तौर पर भी आगे बढ़ती है? कर्नाटक में भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ा एग्रेसिव कैंपेन रहा कांग्रेस की तरफ से। मध्य प्रदेश में मुझे याद है, आपको भी याद होगा, 2003 में उमा भारती जी ने और बीजेपी ने दिग्विजय सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त कैंपेन छेड़ा था और मिस्टर बंटा ढार एक नाम उछाला था जो उनके कैंपेन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरा, और आज तक बीजेपी उसे याद करती है और उसको दोहराती है। किस तरह आप देखते हैं कमलनाथ जी की घेराबंदी को, और क्या आपको लगता है कि इसी तरह से कांग्रेस भी जवाब देगी? हाँ शरद जी, बिल्कुल। कर्नाटक चुनाव के बाद तो हम ये अंदाज लगा सकते थे कि अब मध्य प्रदेश का जो बैटल है, जो जंग है, वो काफ़ी तेज़ होने वाली है, और इसमें इस तरह की बयानबाजियां हम पूरी उम्मीद करते थे। और मुझे लगता है कि जैसे ये बात बड़ी साफ है कि कमलनाथ जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से सबसे ताकतवर रणनीतिकार की तरह उनको देखा जा सकता है कि वो पूरी पार्टी का जो ये चुनावी जंग है, इसके पीछे उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है। और बल्कि कांग्रेस में अगर हम किसी से भी बात करें तो तकरीबन ये सभी लोग बोलते मिलेंगे कि कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा है और वही मुख्यमंत्री होंगे अगर कांग्रेस जीतती है। इसलिए स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो भी पैचोखम है, जो उनके औजार हैं, जो असलाह है, वो उसका इस्तेमाल कमलनाथ जी की छवि के विरुद्ध करे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये जो 1984 का जो एक अस्त्र उनके तरकश में है उसको छोड़ा है। ये पहले भी अगर आप देखें तो कमलनाथ जी के जो विरोधी पहले रहे हैं वो पंजाब की जो उनको प्रभारी बनाने की बात चली, या कांग्रेस के अंदर भी लीडरशिप के कभी इस तरह के सवाल आए तो उनके खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन कमलनाथ जी ने जो दो तर्क दिए हैं वो एक ऐसे तर्क हैं कि भाई नानावटी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें उनके खिलाफ कोई इस तरह की टिप्पणियाँ नहीं हैं। सज्जन कुमार या जगदीश टाइटलर की तरह उनको नहीं दोषी करार दिया गया, उसमें यह कहा गया, ये पाया गया उनका नाम। इसी तरह से उन्होंने दूसरा तर्क दिया है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, और उनके समर्थक ये बात कहते भी है कि भाई 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी अगर पावर में आई थी तो उसने इस बारे में, इस दिशा में कुछ क्यों नहीं किया। तो मुझे लगता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी तो रहेगी, उसमें ये बड़ा एक अहम रोल रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शायद इसका ये आकलन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी कि इसका मास पर क्या असर होता है, क्योंकि हर रणनीति का जो फायदा लाभ, फायदा क्या है, उसी से उसको देखा जा सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कई बार जैसा हमें लगता है कि इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन अब बहुत ही कैलकुलेशन के साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या मध्य प्रदेश में शिवराज जी हों और कमलनाथ जी तो पूरे सर्वे और उससे लैस रहते ही हैं, तो दोनों ही पार्टियां निश्चित तौर पर इन सारे आरोपों का एक परीक्षण भी करना चाहेंगी। जिन पर लगे हैं वो भी परीक्षण करेगी और जिन पर लगाए गए हैं वो भी करेंगी कि जनता पर इसका प्रभाव किस तरह से जाता है और क्या ये मुद्दे उठाकर हम जनता को प्रभावित कर पाएंगे। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, आप किस तरह देखते हैं, क्या ये एक चुनावी मुद्दे के तौर पर मध्य प्रदेश में ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह उठाई है, वी.डी. शर्मा जी ने, क्या हम माने कि आप इसे चुनावी मुद्दे के तौर पर उठा चुके हैं और आगे ले जाएंगे?
देखिए, चुनावी मुद्दे की बात नहीं है, लेकिन आम जीवन में भी ऐसा होता है कि आदमी जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी कहता है, तो उसके कर्म उसका पीछा करते हैं। और राजनीति में तो और ज़्यादा होता है कि जो भी आदमी ने गलत काम किए हैं, जब भी वो किसी प्रभावी भूमिका में आने की कोशिश करता है तो उसके कर्म उसके सामने आ जाते हैं। ये जो मामला दिल्ली के दंगों का है, ये कांग्रेस पार्टी के साथ और कमलनाथ जी के साथ ये हमेशा लगा रहने वाला है, क्योंकि जितना क्रूर व्यवहार, जितना अमानवीय व्यवहार इन लोगों ने 1984 में किया इंदिरा जी की मृत्यु के बाद, निश्चित तौर पर किसी राजनीतिक दल या किसी भी सार्वजनिक संगठन या किसी भी संवेदना वाले संगठन के से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। दिल्ली के दंगों में जो कमलनाथ जी की सफाई अभी हम आपके टेलीविज़न पर देख रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि साहब 84 से लेकर 89 तक बहुत सारी FIR हुई हैं, लेकिन मेरे खिलाफ़ कोई FIR नहीं हुई। FIR इसलिए नहीं हुई क्योंकि सरकार आपकी थी। राजीव गांधी जी के बयान के बाद वो दंगे भड़के थे। राजीव गांधी जी के आप नज़दीकी आदमी थी, तो आपके खिलाफ़ कौन सी FIR होने वाली थी। रही बात नानावटी कमीशन की या दूसरी जांच एजेंसियों की, देखिए ऐसा है कि बहुत सारे अपराध होते हैं, लेकिन जो शातिर अपराधी होते हैं वो सबूत नहीं छोड़ते हैं। लेकिन नियति तो अपना काम करती है, कहीं ना कहीं से चीज़ें सामने आती हैं। कुछ फ़ोटो हैं 1984 की, जब कमलनाथ जी उन दंगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो सारी चीज़ें पूर्व में संज्ञान में आई हैं या नहीं है, ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी की भूमिका 1984 के दंगों में और कांग्रेस की भूमिका 1984 के दंगों में निश्चित तौर पर थी। और अब सज़ा तो एविडेंस के आधार पर होती है, सारे मामले एविडेंस के आधार पर तय होते हैं, लेकिन आरोपों का जवाब जनता की अदालत में जब आएगा तो कमलनाथ जी को जवाब देना होगा। और VD शर्मा के ऊपर पर्सनल आरोप लगा के वो अपने ऊपर लगे आरोपों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। जो कमलनाथ जी पे आरोप हैं उनका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। दूसरों के ऊपर वो कितने 50 आरोप लगा दें, लेकिन इससे कमलनाथ जी के ऊपर जो सिख विरोधी दंगों के आरोप हैं वो नहीं धुलते। किस तरह देखते हैं अब्बास हफीज़ साहब? आपने सुनी जयप्रकाश जी की भी बात और आपने सुनी आपके वरिष्ठ साथी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय की बात। जी अब्बास मैं यही कहूँगा शरद जी कि चुनाव की हार जो सामने दिख रही है बीजेपी को, और साफ एक मजबूत छवि कमलनाथ जी की बीजेपी को बार बार परेशान कर रही है। क्योंकि कमलनाथ जी ने भी अच्छी बात कही कि चुनाव भरोसे पे होना है, तो छवि का एक बहुत महत्वपूर्ण उसके अंदर रोल रहेगा कि एक तरफ एक छवि ऐसी है जिस पर भरोसा जनता नहीं कर सकती है, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स कर चुके हैं, बहुत बार जनता को भ्रमित कर चुके हैं, और अब कमलनाथ जी के ऊपर है, तो कमलनाथ जी विश्वास का एक प्रतीक है और उनका चेहरा विश्वास से भरा हुआ है। तो ये आज बीजेपी को विचलित भी करती है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के अध्यक्ष अपनी कुर्सी बचाने के लिए या एक और टेन्योर लेने के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं, जो साफ दिखता है। दीपक जी बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी मजबूरी रही कि उन्होंने यहाँ पर अपनी पार्टी का जो है डिफेंस में बोलना पड़ा उनको। लेकिन आप खुद सोचिए, 6 साल अटल जी की सरकार इस देश में रही, 9 साल मोदी जी की सरकार इस देश में चल रही है, 9 और 6 पूरे हो गए 15 साल बीजेपी की देश में एक तरफा सरकार, तो प्रचंड बहुमत की सरकार, वो किसी आयोग में कहीं पर भी कमलनाथ जी को पेश होने के लिए नोटिस नहीं दिलवा पाए। आज कमलनाथ जी साफ कई बार कर चुके हैं कि जब बीजेपी के नेता इतने झूठे आरोप लगा लेते हैं कि FIR नहीं हुई, तो आपके पास 15 साल का समय था, आप बहुत कुछ कर सकते थे, जांच दोबारा बैठा सकते थे, या आप बहुत सारी चीज़ें सामने ले आते हैं। खोलना बंद करना सब सरकार के हाथ में होता है। अगर हमारे ऊपर आरोप लगता है तो आज तक किसी आयोग ने उनको कोई नोटिस भी नहीं दिया। जब से बीजेपी की सरकार आई, तो सरकार बीजेपी की है, और उसके बाद बार बार ये झूठ बोलना सिख समुदाय के ऊपर भी उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम है। यहाँ न्याय देते नहीं हैं। एक नेता ने अभी 2-3 दिन पहले जिस तरह से अर्जुन सिंह बब्बू जी ने जो कहा, वो सबके सामने है। इन्हीं VD शर्मा जी को लेके कहा, वो भी एक सिख समुदाय से आने वाले नेता हैं। पिछले चुनाव के अंदर एक सिख समुदाय के नेता जो सबसे बड़े चेहरा रहे हैं, सरताज सिंह जी, उनकी आंखों से आंसू बह गए इसी बीजेपी की वजह से। तो ये किस तरह की छवि को डैमेज करने में लगे हैं या बनाने में लगे हैं, यह बड़ा सवाल है। और जनता आज मुद्दों के ऊपर राजनीति देख रही है, और ऐसे ही जनता सवाल जवाब कर रही है, जिनके जवाब जब बीजेपी के पास नहीं होते हैं तो आपने देख लिया किस तरह की बयानबाजी के ऊपर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी आ जाते हैं। चुनाव मुद्दों के ऊपर होगा, और मुद्दे सेट हो चुके हैं मध्य प्रदेश के, उससे बीजेपी उनको टर्न नहीं कर सकती। जयप्रकाश जी, आरोप कुछ और भी लगे थे सरकार पर जब कांग्रेस की सरकार थी, और वो सारी बातें भी उठी थी। ये सारी चीज़ें एक राजनेता के लिए हमेशा चुनौती तब बनती हैं जब वो किसी महत्वपूर्ण पोजीशन पर होता है। और इस देश का ऐसा कौन सा राजनेता है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और पार्टियां हों,
जिसने इस चुनौती का, या कई बार मैं कहूँ अग्नि परीक्षा, आपको हवाला कांड याद होगा जिसने 96 के लोकसभा चुनाव में तहलका ही मचा दिया था। हालांकि तहलका.com भी रहा है, लेकिन हवाला कांड ने आप जानते हैं कहाँ कहाँ तक बात डायरी में नाम, और उसमें चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, खुद कमलनाथ जी की बात उठी थी, अर्जुन सिंह जी की बात उठी, सिंधिया जी की बात उठी, दिवंगत जो नेता थे तिवारी साहब, एनडी तिवारी, उनकी बात उठी। आप इसे किस तरह देखते हैं? क्या ये विषय अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी को विचलित करने के लिए एक कोशिश होती है, जो प्रतिद्वंदी ये आरोप लगाता है या इस तरह की कार्रवाई को इनिशिएट करने की बात करता है या सबूत जुटाने की बात करता है, उसकी मंशा ये होती है कि जो की प्लेयर है उसका प्रतिद्वंदी वो कहीं द्वंद्व में आए, कहीं विचलन में आए, कुछ ऐसा बोल दे जो मुद्दा बन जाए, या कहीं उसकी स्ट्रैटेजी को छिन्न भिन्न किया जाए? क्या मंशा देखते हैं आप इसके पीछे? हाँ बिल्कुल, ये क्रिकेट में जैसे बॉडी लाइन गेंदबाजी होती है तो ठीक उसी तरह से होती है कि अगर जब आप किसी को पर्सनलाइज करते हैं तो उसका जो अपनी पार्टी या दल के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाने का है, उसका जो फोकस है वो थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि वो उधर से हटा करके इधर डैमेज कंट्रोल पर लगेंगे। तो लेकिन जैसे शरद जी में चर्चिल का बड़ा एक मशहूर कोट है, वो बड़ा हर किसी के जीवन में भी बड़ा काम का है। वो ये कि सक्सेस जो होती है वो फाइनल नहीं होती, वो ऐसा नहीं है कि वो अंतिम है। उसी तरह से कोई भी जो नुकसान होता है वो भी फेटल नहीं होता, वो घातक नहीं होता। आपको बस असल जो काउंट करती है कुछ चीज जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप तो अनंत आशा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि आप डटे रहते हैं जंग में किस तरह से। जी, तो मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी को अगर आप देखें तो 2002 से उनके वो लगातार हमले हुए हैं और गुजरात दंगों के लिए वो हमेशा निशाने पर रहे हैं। आज भी ये बात की जाती है अमेरिका में या तमाम देशों में जाकर के कि भाई इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन वो आज वर्ल्ड लीडर है। तो ये जो बदलाव है, ये जो राजनीति में घटनाएं होती हैं, ये आपके ऊपर हमले होते हैं, सब तमाम चीज़ें घटती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो काउंट यही करता है कि आप उनका मुकाबला कैसे करते हैं। बिल्कुल आपने ये ठीक कहा। नरेंद्र मोदी जी इसके एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है, और एक नेशनल चैनल को 2013-14 में दिया गया उनका इंटरव्यू मुझे याद है, जिसमें जब संपादकों का एक पैनल उनसे बात कर रहा था और बात गुजरात के इसी घटनाक्रम की हुई, तो उन्होंने संयंत्र रहते हुए लेकिन कुछ तल्खी से पूछा था कि एक मुख्यमंत्री से 11-11 घंटे बंद कमरे में बातचीत को आप क्या समझते हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उन सब से निकला हूँ, 11-11 घंटे की वो चर्चा, पूछताछ या आयोगों की चर्चा, मैं इन सब से निकल कर आया हूँ। तो आपने ठीक कहा, चर्चिल का जो आपने कोट कहा कि कुछ भी स्थायी नहीं है और महत्वपूर्ण है कि ये आपकी माटी को मजबूत करता है। तो हमारे दोनों राजनीतिक मेहमानों को मुस्कुराने पर ये बात जरूर विवश करेगी। विवश क्या करेगी, मुस्कुराना ही चाहिए, क्योंकि ये खुद उस अनुभव से बहुत उससे गुजरते हैं कि कभी उजाला आशा करके प्याला फिर चमका जाती, आंख मिचौली खेल रही है मुझसे मेरी मधुशाला। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, फिर भी कमलनाथ जी आपके मतलब बीजेपी के लिए एक ऐसे नेता हैं कि निश्चित तौर पर आपकी घेराबंदी, आपकी रणनीति के केंद्र में वो हैं, और किस तरह से आप, क्योंकि कमलनाथ जी और शिवराज जी ये दोनों कई मामलों में इनमें समानता ये दिखती है कि दोनों बहुत शांति से अपना काम करते हैं, विवादों के गर्दो गुबार से दूर रहने की कोशिश करते हैं, बहुत अधिक बढ़ चढ़ कर बोलने से इस मायने में कि मैं ही मैं हूँ, मुझे देखिए, मुझे जानिए, मुझे समझिए, मैं ही पार्टी हूँ, इससे बचते हैं। ऐसे राजनेताओं के खिलाफ रणनीति बनाने में चुनौती होती है। कांग्रेस के लिए चुनौती शिवराज हैं और बीजेपी के लिए चुनौती कमलनाथ है। जी देखिए, बीजेपी के लिए कमलनाथ जी कोई चुनौती नहीं है जी। कमलनाथ जी जन नेता के रूप में मैं समझता हूँ शिवराज जी के पासंग में कहीं भी नहीं ठहरते हैं, और मैं समझता हूँ कि 2017 के बाद पहली बार देश भर में उनका राजनीतिक जीवन 45 साल का हो सकता है, लेकिन जन नेता के नाते या पब्लिक में आपको क्या करना है या क्या नहीं करना, इस नाते पहली बार मध्य प्रदेश में उनको प्रोजेक्ट किया गया। उसके बाद भी पिछले 5-6 सालों में ऐसा नहीं है कि उनको कभी मैदान में देखा गया हो, वो खाली ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करते हैं। और ये जो उनका कहना है कि साहब मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये भी इसी वजह से है क्योंकि चूंकि जो आदमी केवल ड्राइंग रूम से बाहर ही नहीं निकलता है, तो अब उसके सबूत कहाँ से लेके आओगे आप? वो तो षड्यंत्र रचता है, षड्यंत्र करता है और इस तरह के काम करता है। तो सिख विरोधी जो दंगे हैं
उसमें कमलनाथ जी की निर्लिप्तता सिद्ध नहीं होती इन सारी बातों से। निश्चित तौर पर वो उसमें संलिप्त हैं। और जैसा मैंने कहा, मैंने भी कई बार 1-2 चित्र देखे हैं इस तरह की, जिसमें वो उस भीड़ के साथ खड़े हुए हैं जो सिखों की संपत्तियों को आग लगा रही है। और जहाँ तक सजा होने या FIR की बात है, हमने, आप भी उस समय भोपाल में पढ़ते होंगे, भोपाल में हमीदिया रोड पर दर्जनों संपत्तियों में आग लगाई गई थी। भोपाल में भी कई FIR नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई। प्रदेश में दर्जनों स्थान पर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने सारे दंगे प्रायोजित किया था, मध्य प्रदेश में भी प्रायोजित किए थे, FIR नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई। इसका मतलब नहीं है कि अपराध नहीं हुआ, अपराध हुआ है। शातिर लोग जो है वो सबूत न छोड़ने की प्रयास करते हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि नियति अपना काम जरूर करती है और नियति जो भी दोषी हैं सिख विरोधी दंगों के, चलिए उस हर आदमी तक पहुंचेगी। अब्बास हफीज साहब जी। मैं शरद जी यही कहूँगा, देखिए कि अगर 2 दशक की सरकार वाले और 15 साल सत्ता में जो लोग रहे हों देश में आज भी हों, अगर वो ये कहें कि शातिर थे और कौन अपराधी कैसा था, तो ये साफ तौर के ऊपर अपने खुद की नाकामी को बताना है कि हम बहुत नाकाम हैं, हमारी सरकार बहुत निकम्मी सरकार है जो किसी को भी न्याय दिलाने के लिए सक्षम नहीं है। तो ऐसी सरकार को तो फिर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है अगर आपकी सरकार इतनी कमज़ोर है। ऐसे ही दिग्विजय सिंह जी की छवि बिगाड़ने के लिए निरंतर आरोप लगाते हैं। 2 दशक पूरे हो चुके हैं शरद जी, 20 साल हो चुके हैं, कहीं पर एक भी कोई भी दोष सिद्ध किया हो इन्होंने? जिस तरह की आरोप लगाने का काम करते हैं, कुछ नहीं है। 2 दशक के अंदर 20 सालों में कुछ नहीं। ऐसे ही कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जितने आरोप लगाए सब खोखले आज तक। ये परसेप्शन मैनेजमेंट की लड़ाई जो है अब बीजेपी की जनता समझ चुकी है। आज की तारीख में ये कितना ही इस तरह से हमलावर होकर आरोप लगाएंगे, लेकिन जनता यही सवाल पूछेगी कि 2 दशक से तो आप ही हैं यहाँ पर, तो आपने क्या न्याय किया? आपकी सरकार कैसी नाकाम सरकार थी? तो अब आरोप का समय चला गया है, अब तथ्यों के ऊपर बात होती है और तथ्यों पे जो बात होती है उसको लेकर अगर ये कोई भी बात करेंगे तो जनता के सामने न बीजेपी बात कर सकती है, न जवाब दे सकती है जनता के उठने वाले सवालों का। बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है जिसकी नाकामी की जिम्मेदारी सीधे सीधे सरकार के ऊपर, डबल इंजन की सरकार के ऊपर आती है। जो अपराध बढ़ते चले गए हैं वो कौन जिम्मेदार है उसके ऊपर? जो महंगाई कमर तोड़ रही है कौन जिम्मेदार है? मुख्य मुद्दे यही हैं। जो विकास यात्रा कथित तौर पर निकाली गई उसमें सब सामने आ गया खुल के। जयप्रकाश जी, कंक्लूड करते हुए, कम वक्त है, जानना चाहूँगा आपसे कि आखिर चुनाव में कारगर क्या होता है? नेताओं की घेराबंदी वो एक अहम हिस्सा है, ये नहीं कह सकते कि उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अंततः आखिरकार लास्टली आपको जनता के मन को छूना होता है और इसके लिए आपका जो रोड मैप है, आपका मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है और जनता से जुड़े मुद्दे हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि अगला चरण इसी का होगा। बीजेपी ने पहल कर दी है और बड़ा उसको अच्छा प्रतिसाद मिला है लाडली बहना के ज़रिए। कांग्रेस भी लगातार बिजली हाफ, बिल माफ़ और 500 में सिलेंडर, इस तरह की घोषणाएं कर रही है। तो अंतिम चरणों में आपको क्या लगता है कि मतलब नेताओं पर आरोप भारी पड़ेंगे या घोषणाएं भारी पड़ेंगी? देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश इस मामले में कर्नाटक से भिन्न है कि वहाँ पर एक तीसरी पार्टी थी और उसका 5% वोट कम हुआ और वो शिफ्ट हो गया कांग्रेस की तरफ। हालांकि यहाँ भी जयेश और आम आदमी पार्टी इस बार खम ठोक रहे हैं। 80 सीटों का दावा जयेश का है। हाँ, आम आदमी पार्टी, अब देखते हैं किसको फायदा किसको नुकसान। लेकिन मध्य प्रदेश में आमतौर पे बाइपोलर पॉलिटिक्स है और दोनों पार्टियों के बीच में ही लोग फैसला करेंगे। वो आम मध्य प्रदेश में इवन मैंने देखा है कि ग्रामीण इलाके में भी लोग अपना वोट बर्बाद नहीं करते। थोड़ा संक्षेप में वो तीसरे ही व्यक्ति को दे देते हैं, अगर उनको तीसरा व्यक्ति कोई जिताना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे जो फैक्टर्स हैं उनमें से 2-3-4 फैक्टर्स जो है बहुत अहम होंगे और उनमें से जो सरकार है, सरकार का आकलन उसके कामकाज के आधार पर करेंगे लोग, निश्चित रूप से उसमें उसकी गिनती करेंगे। दूसरी तरफ वो ये भी देखेंगे कि अगर विपक्ष ऐसे कुछ उनके सामने प्रस्तुत करता है जो उनको लगता है कि ये इन पर भरोसा करना चाहिए, तो वो निश्चित उन पर भरोसा करते हैं। मैंने छत्तीसगढ़ का पिछला विधानसभा चुनाव देखा है, उसमें एग्रीकल्चर वाले जो मसले थे, बिंदु थे, जो प्रश्न उन्होंने वो सारे महत्वपूर्ण थे, वो उन्होंने बड़ा निर्णायक भूमिका अदा की। तो ये बहुत इसमें जो है इसके पूरी जो चुनावी जंग है उसमें ये अहम भूमिका निभाएगा। तो दोनों राजनीतिक दलों के लिए बॉटम लाइन तो यही समझ में आती है कि अंतिम क्षणों में एग्रेसिव चुनाव कैंपेन और उसके साथ आपकी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल डिक्लेरेशंस जो मतदाता के मन को छुएगी, क्योंकि बाइपोलर पॉलिटिक्स है। पिछला चुनाव फोटो फिनिश का चुनाव है जहां आप लोग वोट परसेंट में बहुत नज़दीक थे और इसके अलावा सीटों में भी 5 सीटों का अंतर था।
तो ये चुनाव उससे कितना भिन्न होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप अंतिम चरणों में वो स्विंग 2 से 3% की क्या अपने पक्ष में ला पाते हैं, जो इकट्ठे 30 से 35 सीटों का फैसला एक झटके में एक पार्टी के पक्ष में और एक के खिलाफ कर देती है। जो ये स्विंग ले आएगा वो विपक्षी को क्लीन बोल्ड कर देगा और खुद बहुत आराम से विजेता का कप उठाकर, बहुमत रूपी कप उठाकर आगे बढ़ जाएगा। आप दोनों को शुभकामनाएं हैं, लोकतंत्र में मजबूती से आगे बढ़िए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक गुर्जर की, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, गाय, गोबर और सियासत। नमस्कार।